तो बेटा हम क्या करेंगे, चैप्टर का नाम है कोस्ट शीट, और ये चैप्टर बेटा लगातार 3 चैप्टर तक यूज होने वाला है। कोस्ट शीट के अंदर जो आप फॉर्मेट सीखने वाले हो, कोस्ट शीट का मतलब है जनरल इनकम स्टेटमेंट। जनरल इनकम स्टेटमेंट। तो बेटा जैसे आप कोस्ट अकाउंट अपने फाइनेंशियल अकाउंट में पीएनएल अकाउंट बनाते हो, कोस्ट अकाउंट में हम कोस्टिंग पीएनएल बनाते हैं। लेकिन कोस्टिंग पीएनएल में जो टोटल कोस्ट ट्रांसफर की जाती है, वो टोटल कोस्ट हम कोस्ट शीट के थ्रू कैलकुलेट करते हैं। जैसे अगर आपको प्रॉफिट ढूंढना है तो प्रॉफिट कैसे ढूंढोगे, सेल्स माइनस कोस्ट। तो वो टोटल कोस्ट हम इस कोस्ट शीट के थ्रू ढूंढ लेते हैं। तो कोस्ट शीट में आपको अपनी टोटल कोस्ट आइडेंटिफाई करनी है, उसको सेल से कंपेयर करना है और प्रॉफिट तक पहुंचना है। टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए बेटा हम अपने खर्चों को ब्रॉडली 2 कैटेगरी में बांट देंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो सभी डायरेक्ट खर्चों के टोटल को हम पता है क्या बोलते थे, प्राइम कॉस्ट। सभी डायरेक्ट खर्चों को टोटल को हम क्या बोलते हैं, प्राइम कॉस्ट। सबसे पहले आपको प्राइम कॉस्ट ढूंढनी है। सबसे पहले अपने सारे डायरेक्ट खर्चे चार्ज कर लेने अपनी प्रोडक्शन से, और टोटल डायरेक्ट कॉस्ट को हम क्या बोलेंगे, प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के अंदर बेटा हम ओवरहेड लगाना शुरू करेंगे। ओवरहेड्स के अंदर हम 3 कैटेगरी बुक करेंगे। ओवरहेड्स के अंदर फैक्ट्री में लगने वाले ओवरहेड, ऑफिस में लगने वाले ओवरहेड्स, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के ओवर। हम टोटल कॉस्ट पे पहुंच जाएंगे। बस पहले डायरेक्ट खर्चा, फिर इनडायरेक्ट खर्चा। डायरेक्ट खर्चे ये टोटल को क्या बोलोगे, प्राइम कॉस्ट। फिर प्राइम कॉस्ट में इनडायरेक्ट खर्चे लगाओगे 3 टुकड़ों के अंदर, फैक्ट्री के ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, और सेलिंग एंड ओवरहेड। मतलब कौन से खर्चे, इनडायरेक्ट। तो बस हमारे पास डायरेक्ट खर्चे और इनडायरेक्ट खर्चे टोटल आ जाए, टोटल कॉस्ट आ जाएगी। सेल्स के साथ कंपेयर करेंगे, क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। इतना सा काम। उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मेट बनाएंगे, और बस फिर 2-4 नोट्स लिखेंगे, फिर हमारा आज का सत्संग समाप्त। अरे माफी दे रहा हूँ रे आज। चलो जी, फॉर्मेट। बेटा फॉर्मेट आप कैसे बनाओगे, बहुत बढ़िया, अपने हाथों से पर्सनल। जैसे वो जर्नल एंट्री के लिए वो 2 लाइन डालते थे ना लास्ट में, वैसे वाला, ठीक है। तो बेटा एक कॉलम हो जाएगा हमारे पास पर्टिकुलर्स, एक कॉलम में बस लिखेंगे रुपी, और एक में लिखेंगे हम अमाउंट। रुपी में और अमाउंट में कोई डिफरेंस नहीं बेटा। रुपी के अंदर बस आप ये इंटरनल कॉलम है, यहाँ का टोटल करके हम बाहर डाल देंगे अमाउंट के अंदर, ठीक है जी। तो जनरल इनकम स्टेटमेंट, सबसे पहले बेटा देखो आपको चाहिए टोटल कॉस्ट, और उसको फिर हम किससे कंपेयर करेंगे, सेल्स से। तो टोटल कॉस्ट तक पहुंचने के लिए मैंने आपको बताया, सबसे पहले आप कौन से खर्चे लगाओगे बेटा, डायरेक्ट खर्चे। डायरेक्ट खर्चों के अंदर जो मेजर 2 एक्सपेंसेस होते हैं डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर, यानी कि डायरेक्ट वेजेस। तो सबसे पहला खर्चा डायरेक्ट मटेरियल का, डायरेक्ट मटेरियल। अब एक बात बताओ बेटा, मैंने 1 लाख रुपए का माल खरीदा है, कच्चा माल जो हमने खरीदा है वो कितने का है, 1 लाख रुपए का। और हमने इसमें से 90,000 रुपए, 90,000 रुपीज का मटेरियल यूज कर लिया है। तो मेरा जो खर्चा बनेगा वो 1 लाख रुपए बनेगा क्योंकि मैंने खरीदा है, या फिर 90,000 बनेगा क्योंकि मैंने यूज कर लिया है। आज का बड़ा सवाल कि आप खर्चा कितना लिखोगे, 1 लाख रुपए जो आपने खरीदा है, या 90,000 जो आपने यूज किया। हाँ जी, 1 लाख वाला कौन कौन है सर, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख। मैं तो तुमसे पूछ रहा हूँ, मेरे तो हाथ ऐसे, मैं तुम्हारे साथ सबके साथ। हाँ, 90,000 वाला कौन कौन है भाई, 90,000 वाले अच्छा क्या सर, इन दोनों में से कोई नहीं। हाँ सर, तो नहीं ये तो कोई जवाब नहीं होगा।
तो बेटा आपका जो खर्चा होना चाहिए ना वो होना चाहिए 90,000। अब ये तो बता क्यों? हाँ क्यों? और बेटा ये तुम आज नहीं सीख रहे, ये तुम 11वीं क्लास से करते हुए आ रहे हो। जब तुमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था तो तुमने लिखा था टू ओपनिंग स्टॉक, मान लो 1 लाख रुपए का है, टू परचेजेस मान लो 10 लाख रुपए के हैं, तो आपके पास जो टोटल माल हो गया वो 11 लाख का हो गया। 1 लाख का पहले से बड़ा 10 लाख का खरीद लिया, टोटल कितना हो गया? 11 लाख। अंत में आपको पता चलता है कि आपके पास 2 लाख का माल बचा हुआ है, तो आप क्रेडिट साइड पे लिख देते हो। तो इसका मतलब वो इसके में से माइनस नहीं हो गया। 1 लाख का माल पहले से पड़ा था, 10 लाख का आपने खरीदा और 2 लाख रुपए का अंत में बचा हुआ है, तो आपने जो ट्रेडिंग अकाउंट में जो नेट खर्चा रिकॉर्ड करा है ना वो 9 लाख रुपए रिकॉर्ड करा है, यानी कि रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। 1 लाख रुपए का माल पहले से पड़ा था, 10 लाख का खरीद लिया, टोटल माल कितना हो गया? 11 लाख रुपए। और इस 11 में से 2 लाख का बच गया, इसका मतलब कितने रुपए का मटेरियल यूज हुआ? 9 लाख रुपए। और आपका ट्रेडिंग अकाउंट इस बात की गवाही दे रहा है कि हमने 9 लाख का ही खर्चा रिकॉर्ड किया है। तो जो रॉ मटेरियल यूज हो जाता है एक्चुअली वो आपका खर्चा बनता है। खरीदा हुआ की पेमेंट जरूर होती है, वो पेमेंट के अंदर शामिल हो जाएगा कि आपने पैसे कितने के दिए होंगे। पेमेंट हो सकती है कितने की करी होगी आपने पूरी परचेज की, लेकिन जो एक्सपेंस रिकॉर्ड हुआ है, पेमेंट अलग होती है और एक्सपेंस अलग होता है ना, इसीलिए तुम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते थे और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते थे, अलग अलग चीजें होती है। तो हम यहाँ पर एक्सपेंस की बात करें, खर्चे की बात करें, पेमेंट की बात नहीं कर रहे। तो जो खर्चा रिकॉर्ड होगा वो होगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो ये कैसे आएगा बेटा? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस माइनस में क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो कुछ ओपनिंग है, कुछ परचेज है, कुछ क्लोजिंग है, बेटा नेट आपके पास आ जाएगा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। तो ये हो गया बेटा रॉ मटेरियल कंज्यूम। नहीं बेटा अगर मैं दुकानदार होता ना तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही हो जाता, क्योंकि मेरे को कोई और खर्चे थोड़ी करने होते हैं, माल खरीदता और बेच देता। लेकिन यहाँ पर मैं दुकानदार नहीं हूँ, मैन्युफैक्चरर के लिए बात कर रहा हूँ। तो अभी तो कच्चा माल है, तो स्टोर से निकला है, फैक्ट्री में गया है अभी तो यूज होने के लिए। और फैक्ट्री में इसके ऊपर लेबर भी लगेगी, मशीनों से भी काम होगा, फिर प्रोडक्शन होगी, फिर आएगा फिनिश्ड गुड, तब निकलेगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अभी तो क्या है, कच्चा माल यूज हुआ है। पॉइंट समझ में आ गया बेटा वाला? तो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। इसके बाद बेटा हम खर्चा लगाएंगे इसमें डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस, तो वेजेस का खर्चा जो भी आपने प्रोडक्शन के ऊपर लगाया है वो आ जाएगा बेटा। इसके अलावा अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, हर वो खर्चा जिसको आप एक यूनिट पर आइडेंटिफाई कर सकते हो वो आ जाएगा। या फिर जो भी खर्चे मटेरियल को स्टोर तक लाने में लगते हो, या फिर आपको हर यूनिट बनाने में एग्जैक्टली पता चल जाए, वो सारा खर्चा यहाँ पर आ जाएगा डायरेक्ट खर्चों के अंदर। इसमें क्या क्या आ सकता है आप बेटा इसमें ऑक्ट्रॉय डाल सकते हो, कस्टम ड्यूटी। ऑक्ट्रॉय क्या होता है? सर अगर बाहर से ऑक्ट्रॉय ड्यूटी लगती है, कंसाइनमेंट में था। तो बेटा ऑक्ट्रॉय का मतलब होता है चुंगी, नाम सुना कभी? क्या चुंगी। हाँ रेवाड़ी में चुंगी। तो एक जगह से जब आप दूसरी जगह से माल लेकर के जाते हो तो आपको चुंगी पे करनी पड़ती है, आप यानी कि आपको ऑक्ट्रॉय टैक्स पे करना पड़ता है। ये ना माल के वेट पे लगता है, माल की वैल्यू पे नहीं लगता। किस पे लगता है? वेट पे। जितना ज्यादा माल होगा माल के नाम के हिसाब से, मतलब क्या मटेरियल है, रॉ वुड है उसका रेट अलग होगा, प्लाईवुड है उसका रेट अलग होगा, फर्नीचर जा रहा है उसका रेट अलग होगा। तो वेट का तो तुमने देखा होगा रोड के साइड पे बोलते धर्म कांटा, पड़ा कहीं पे किसी बोर्ड पे? ये कभी नहीं पड़ा। तो होता है रोड के साइड पे ना एक वेब्रिज सा होता है, लोहे का एक पुल सा बना पड़ा होता है, उसके ऊपर होता है धर्म कांटा और क्षमता 50 टन 100 टन ऐसे उसके ऊपर लिखा रहता है। तो उसका काम क्या है, खाली ट्रक जाएगा पहले उसके ऊपर अपना वजन कराएगा, खाली ट्रक का वजन हो जाएगा, फिर उसमें माल लोड हो जाएगा, फिर भरे ट्रक का वजन करवाएंगे, एक ही पर्ची पे दोनों वजन आएंगे, यानी कि फिर आ जाएगा डिफरेंस। नेट वेट किसका हो जाएगा? माल का वेट हो जाएगा। नेट वेट किसका हो जाएगा? माल का।
अब वो माल का वेट आपको पता चल गया सर, ये माल के वेट का करना क्या होता है, ये माल का वेट आपको चुंगी पे दिखाना पड़ता है। बिल भी दिखाओगे, बिल के अंदर से वो देखेगा मटेरियल कौन सा है, प्रोडक्ट कौन सा है, उसके हिसाब से वो अपना रेट डिसाइड करेगा। वो रेट लगाएगा क्वांटिटी पे, और वो क्वांटिटी कहां से पता चलेगी उसको, कांटे की पर्ची से। वो धर्म कांटे की पर्ची से वो देखेगा वहां पर वेट क्या है। क्या चीज, स्पीड पोस्ट तो बहुत छोटा था, ग्राम ग्राम की बात हो गई, ये यहाँ पे टन की बात हो रही है। जब ट्रक में माल लोड होता है, 4 टन माल गया, 5 टन माल गया, तो उसके अकॉर्डिंग चुंगी पे करनी। तो ऑक्ट्रॉय हो गया बेटा, कस्टम ड्यूटी हो गया। कैरिज इनवर्ड अगर सवाल में मिले तो बेटा आप उसको परचेज के साथ ही रिकॉग्नाइज कर सकते हो। याद है 11वीं कक्षा के अंदर, जब तुम 11वीं क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट, तुमको पता नहीं चला उसका। तो 11वीं कक्षा के अंदर जब तुमने कैरिज इनवर्ड देखा था, तो बेटा तुमने परचेज के साथ ऐड किया था ना। या तो तुम डेबिट साइड पे अलग से लिख सकते हो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, या तो तुम उसको परचेज का ही पार्ट बना देते हो। और तुमने उसके अंदर कंसाइनमेंट के अंदर भी स्टॉक की वैल्यू में ऐड किया हुआ कैरिज। जब तक माल स्टोर के अंदर ना घुस जाए तब तक के सारे खर्चे स्टॉक की वैल्यू में जोड़ दिए जाएंगे। वही तो कैरिज इनवर्ड, जब तक का माल स्टोर में ना आ जाए। तो कैरिज इनवर्ड का खर्चा आप सीधा परचेज के साथ ऐड कर सकते हो। ओके, इसके अलावा बेटा एक खर्चा होता है जो आपको ध्यान रखना है, सवाल में अगर मिल जाए, रॉयल्टी। रॉयल्टी क्या होती है? रॉयल्टी बेटा पे की जाती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए। किसके लिए? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। मैंने किसी ने कोई मशीन बनाई, फुनसुक वांगडू के नाम पे 400 पेटेंट है, तुमने देखा होगा। 3 इडियट तो देखी है ना, उसके अंदर वो चतुर जा रहा होता है उसके साथ डील करने के लिए, मेरा फुनसुक वांगडू के साथ मीटिंग है, 400 पेटेंट है उसके नाम। तो वो क्या है पेटेंट, इसका मतलब उसने कोई ना कोई प्रोसेस, कोई ना कोई मशीनरी डेवलप की है। तो जो भी मशीनरी, जो भी प्रोसेस, कोई भी मशीन उसने जो भी बनाया, प्लांट बनाया, अब वो उसने डेवलप किया और उसने उसका क्या ले लिया, पेटेंट ले लिया। यानी कि वो सिर्फ वही मैन्युफैक्चर कर सकता है, उसको कॉपी करके कोई और नहीं बना सकता। ठीक है, उसके अंदर रिसर्च लगी होगी, मेहनत लगी है, तो उसका अधिकार मुझे मिलेगा। मान लो 20 साल का पेटेंट मेरे पास है, तो 20 साल तक अगर किसी ने भी इसको कॉपी किया तो मैं उसके ऊपर केस फाइल कर सकता हूं। और अगर किसी को करना है तो पहले मुझसे लाइसेंस लेना पड़ेगा, मुझसे परमिशन लेनी पड़ेगी। तुमको डोमिनोज खोलना है, अपने घर के बाहर एक डोमिनोज का बोर्ड लगा लोगे, डोमिनोज शू कर देगा। ठीक है, तो डोमिनोज से पहले क्या लेना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो वो उस नाम के बदले में क्या लेगा, आपसे रॉयल्टी लेगा। पॉइंट ये है कि आपको जब भी किसी से कोई भी उसके अधिकारों की परमिशन लेनी होती है, तो उस परमिशन के बदले में आपको उसको क्या देनी पड़ती है, रॉयल्टी। तो ये अधिकार हमको कहां से मिलता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बोलता है। चाहे उसने कॉपीराइट ले रखा, जिन्होंने किताबें लिखी, किसी ने गाना गाया, हाँ। तो बेटा अगर किसी ने कोई मूवी बनाई है, अगर आपने मान लो किसी का कोई सॉन्ग है, किसी और आर्टिस्ट ने अगर वही का वही सॉन्ग परफॉर्म कर लिया, कॉपी कर लिया, तो वो वाला पहले वाला आर्टिस्ट कॉपीराइट उसके ऊपर लगा देता है। ठीक है, किसी का आपने कोई कंटेंट कॉपी कर लिया, उसके ऊपर भी कॉपीराइट स्ट्राइक हो जाती है यूट्यूब के ऊपर, ये तो तुमने देखा ही है। इतना तो हमने देखा था, यूट्यूब पे स्ट्राइक, कॉपीराइट स्ट्राइक लगती है। ठीक है, तो आर्ट के ऊपर क्या मिलता है, कॉपीराइट मिलता है। ब्रांड के ऊपर ट्रेडमार्क मिलता है, और प्रोसेस और मशीनरी के ऊपर पेटेंट मिलता है। ठीक है, इन सब के ऊपर अलग अलग अधिकार आपको मिल गया। और अगर किसी ने इनमें से आपका कुछ भी यूज करना है, चेतन भगत की किताबों के ऊपर घटिया घटिया फिल्में बना रहे, नहीं घटिया किताबों के ऊपर अच्छी फिल्में बना रहे, सॉरी, तो जैसी भी फिल्म बना रहे, तो चेतन भगत ने एक एक मूवी का उसको पहले राइट, कॉपीराइट नहीं पे करा, परमिशन ले ली, तो उसने प्रोड्यूसर को ऊपर केस फाइल कर दिया। तो बाद में उससे उसके बदले में उसको क्या मिला, उसके बाद से तो जानने लगे चेतन भगत है कौन, मूवी बनने के बाद। ठीक है, तो अगर किसी व्यक्ति ने, मान लो बेटा हम मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात कर लेते हैं, अगर किसी व्यक्ति ने कोई मशीनरी डेवलप करी है, चलो तुम्हारे मतलब क्या, तुमने टार्जन मूवी देखी? यस, टार्जन द वंडर कार, है ना, टार्जन द वंडर कार, ये तो सबने देखी है ना। अब हाँ, उस बचपन की बेहतरीन यादों में से, उसमें भी अजय देवगन को मार देते हैं हम। क्यों मार देते हैं वो रॉयल्टी मांग रहा होता है। अब तो रॉयल्टी का मैन्युफैक्चरिंग के साथ क्या लेना देना है बेटा। मैंने अगर कोई कार डिजाइन करी है,
या मशीनरी कोई मैंने कोई प्रोसेस डिजाइन करा और आप जो प्रोडक्ट बनाओगे वो मेरी मशीनरी के बिना बन ही नहीं सकता, मेरे प्रोसेस के बिना बन ही नहीं सकता। तो आपने मुझसे परमिशन ली होगी, मैंने आपको बोला ये रहा प्रोसेस, ये रहा फॉर्मूला, आप इससे बनाओ प्रोडक्ट, परमिशन सारी मेरी है, हर यूनिट के ऊपर 10 रुपए लूंगा, हर यूनिट के ऊपर 10 रुपए। आप 1 लाख यूनिट बनाओगे, 10 लाख मेरे खाते में भेज देना। समझ में आ रही है बात? तो क्या इस प्रोसेस के बिना मैन्युफैक्चरिंग पॉसिबल है? और हर यूनिट के ऊपर ही आप ये रॉयल्टी पे कर रहे हो, तो ये खर्चा डायरेक्ट के अंदर आ जाएगा। बेटा रॉयल्टी का खर्चा आपने किसमें रिकॉर्ड करना है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड करना है। शब्द समझ में आ रहे हैं? तो ये जब सभी डायरेक्ट खर्चे बेटा आप रिकॉर्ड कर लोगे तो आपके पास आएगी बेटा प्राइम कॉस्ट। जब आप सभी डायरेक्ट खर्चे बेटा रिकॉर्ड कर लोगे तो आपके पास आ जाएगी प्राइम कॉस्ट। अब हम लगाएंगे बेटा इनडायरेक्ट खर्चे। जिस फैक्ट्री में ये प्रोडक्शन हो रही है वहां पर मटेरियल लेबर तो कंज्यूम हो गई, रॉयल्टी की भी पेमेंट आपने मशीनरी प्रोसेस के अकॉर्डिंग कर दी होगी। उसके बाद साथ में फैक्ट्री के अंदर पिछले चैप्टर के अंदर हमने देखा बेटा बड़े सारे और खर्चे लगे होते हैं, रेंट, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन, पावर, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, सुपरविजन, लाइटिंग, ये सारे खर्चे भी तो चार्ज करने हैं। तो फैक्ट्री में लगने वाले डायरेक्ट खर्चे तो ये हो गए सारे। अब फैक्ट्री में लगने वाले ही इनडायरेक्ट खर्चे चाहिए, उसको आप कैसे चार्ज करते थे सर? हमने सीखा था साल के शुरुआत। मैं हर चैप्टर में बोलूंगा अभी, क्योंकि अब हर चैप्टर के अंदर ये होगा। साल के शुरुआत में हमने एस्टिमेटेड डेटा से कोई ना कोई रेट निकाला होगा, उस रेट को क्या बोलते हैं? अब्जॉर्प्शन रेट। और अब्जॉर्प्शन रेट के अकॉर्डिंग आप खर्चों को पूरा साल चार्ज करते जाओगे, करते जाओगे, करते जाओगे। जो खर्चा रिकॉर्ड हो जाएगा वो खर्चा कौन सा हो जाता है? अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड। वो यहीं पे होने हैं अब्जॉर्ब, यहीं पे लिखे जाएंगे वो अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड। तो वो अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड या तो आपको बेटा क्वेश्चन को सीधा सीधा रेट बता दे, सर 5 रुपीज पर आवर, मैं लगा दूं। वेजिस के ऊपर 40% हो सकता है ना, फैक्ट्री ओवरहेड वेजिस के ऊपर परसेंटेज में लगाए जा सकते थे, प्राइम कॉस्ट के ऊपर परसेंटेज में लगाए जा सकते। रेट मिल जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, सीधा रेट अप्लाई कर दिया जाएगा। नहीं तो खर्चे बता देगा वो आपको, आपको बताएगा फैक्ट्री ओवरहेड के कौन कौन से खर्चे। फैक्ट्री ओवरहेड्स, बेटा फैक्ट्री ओवरहेड्स का दूसरा नाम भी है वर्क्स ओवरहेड बोलते हैं बेटा इसको। किसी ना किसी सवाल में आपने पिछले चैप्टर में भी देख लिया फैक्ट्री ओवरहेड्स या वर्क्स ओवरहेड। तो फैक्ट्री में लगने वाले ओवरहेड मतलब इनडायरेक्ट खर्चे। तो बेटा रेंट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो गया, सुपरविजन हो गया, या लाइटिंग का खर्चा हो गया। बातें नहीं करो बेटा। इनडायरेक्ट मटेरियल या इनडायरेक्ट लेबर का खर्चा हो गया। ठीक है, इसके अलावा बेटा हमारे पास कोई कंज्यूमेबल हो सकते हैं मशीन के, वो ऑयल एंड ग्रीस वगैरह, या फिर जो भी खर्चा आपको फैक्ट्री से रिलेटेड लगे वो यहां पर आ जाएगा। एक खर्चे का ध्यान रखना बेटा, ये नाम से फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा लगता नहीं है, इसका नाम है ड्राइंग ऑफिस सैलरी। तो ड्राइंग ऑफिस सैलरी, सर ये ड्राइंग ऑफिस सैलरी क्या है? बेटा ये ड्राइंग और ऑफिस अलग अलग नहीं, ये एक ही शब्द है, ड्राइंग ऑफिस। तो ड्राइंग ऑफिस वो जगह होती है बेटा जहां पर प्रोडक्शन से पहले प्रोडक्ट को डिजाइन किया जाता है। ठीक है, मान लो बेटा तुम कोई प्रिंटिंग वाले के पास चले गए, आपने कोई बोर्ड बोर्ड बनवाने, तो फिर वो पहले डिजाइन करेगा ना, क्या वो उसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का पार्ट नहीं है? तो वो जो जहां पर बैठ के डिजाइनिंग हो रही है, फिर उसके पास बड़ा सा कोई मशीनरी है जिसके ऊपर से वो बड़े बड़े फ्लैक्स बोर्ड वगैरह प्रिंट कर रहा है, या फिर आपकी लाइटिंग वगैरह प्रिंट कर रहा है, तो वो तो हो गया उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्लियर कट, आपको फैक्ट्री नजर आती है। लेकिन जहां पर वो प्रोडक्ट पहले डिजाइन हो रहा है, आपके अकॉर्डिंग वो बना रहा है, कई सारी कंपनीज ऐसी होती है, इंजीनियरिंग फर्म्स ऐसी होती है जो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मशीन बना देते हैं कस्टमाइज। तो आप जाके पहले उसको अपनी रिक्वायरमेंट बताओगे, वो आपके हिसाब से मशीन डिजाइन करेगा, फिर वो डिजाइन को आपका जो इंजीनियर है वो एग्जीक्यूट करेगा, मशीन को प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन वो जो डिजाइनिंग हो रही है वो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का ही पार्ट है। ठीक है, तो वो जो ड्राइंग ऑफिस है जहां पर वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए डिजाइनिंग की जा रही है, उसकी जो सैलरी है वो भी फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर आपको इंक्लूड करनी है।
तो ड्राइंग का मतलब मालिक के पैसे, या ऑफिस का मतलब एडमिनिस्ट्रेशन की सैलरी नहीं है। तो ड्राइंग ऑफिस मतलब जहां पर प्रोडक्शन से पहले प्रोडक्ट को क्या किया जा रहा है, डिजाइन किया जा रहा है, वो डिजाइनिंग का खर्चा भी इसके अंदर है, फैक्ट्री ओवरहेड्स। ये हो गया बेटा आपके पास फैक्ट्री में लगने वाले इनडायरेक्ट खर्चे। तो दिक्कत अभी तक? तो फैक्ट्री के डायरेक्ट खर्चे प्लस फैक्ट्री के इनडायरेक्ट खर्चे इज इक्वल टू फैक्ट्री के टोटल खर्चे। इसको बोलते हैं बेटा हम ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। तो जब ग्रॉस है, इसका मतलब कोई ना कोई एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी नेट तक पहुंचने के लिए। तो नेट तक जाना क्यों, और ये ग्रॉस का मतलब क्या है बेटा? इस ग्रॉस को आप समझने के लिए लिख सकते हो, आएगा बेटा अभी कौन सा वाला, क्लोजिंग और ओपनिंग? वर्क इन प्रोग्रेस। तो उसी को एडजस्ट करना है बस। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, बेटा माल बनाने में आपने टोटल खर्चा कितना किया है, वो है ये ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। बेटा देखो, आपने प्रोडक्शन करने के लिए कुछ खर्चे डायरेक्ट वाले भी लगा दिए, आपने कुछ खर्चे इनडायरेक्ट वाले भी लगा दिए, आपने टोटल खर्चा इतना लगाया है। मान लो आपने जो टोटल खर्चा एक्चुअल में लगाया वो 10 लाख रुपए है। कितने रुपए है? 10 लाख। अब जरा कृपया 10 लाख को ध्यान से समझे। बेटा हमने पूरे साल में 10 लाख रुपए का खर्चा लगाया, ये पूरे साल का हो गया खर्चा, ठीक है। हमने इस 10 लाख में से, ये 10 लाख रुपए का खर्चा पूरे साल का है, इसमें से कुछ खर्चा 50,000 रुपया, चलो 20,000 रुपये इस पीरियड के, इस पीरियड। अब ये 20,000 रुपए ऐसे माल पे लगे जिसपे हमने प्रोडक्शन करना शुरू तो करा, प्रोसेस करते जा रहे 31 मार्च आ गई, शाम को 6 बजे वर्कर ने प्लांट पे अपना टूर कर दिया, अब नहीं कर रहा काम। लेकिन जितना काम हो चुका है, मतलब अभी तक आपका प्रोडक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, जितना काम हो चुका है उस पर कुछ खर्चे तो हुए हैं। कितने रुपए के खर्चे हो चुके हैं उसके ऊपर? 20,000 के। तो 10 लाख रुपए का पूरे साल का खर्चा है, उसमें से 20,000 रुपए का खर्चा ऐसे माल के ऊपर है जो अंत तक कंप्लीट नहीं हुआ, जिसपे काम शुरू तो हो गया लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाया। बेटा जब काम शुरू हो जाए लेकिन कंप्लीट ना हो तो उसको क्या बोलते हैं? वर्क इन प्रोग्रेस। तो अंत में अगर कुछ माल अधूरा रह गया है, क्या वो बिकने लायक है? हाँ जी, क्या वो बिकने लायक है? नो। और अगर आपको प्रॉफिट तक पहुंचना होता है ना, तो तुमने ये बात भी सीखी थी, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करना पड़ता है। प्रॉफिट तक पहुंचने के लिए क्या चाहिए? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ, जितना माल बिक गया उसकी कॉस्ट माइनस करनी है। तो जो माल बिका है उसकी कॉस्ट ढूंढनी पड़ेगी ना। क्या ये माल बिकने लायक है? क्या ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पार्ट हो सकता है? नहीं। तो आपको सबसे पहले जो माल अधूरा है, जो बिकने लायक ही नहीं है, उसको हटाना पड़ेगा। आपने 10 लाख रुपए का खर्चा जरूर कर दिया, बट इसमें से 20,000 रुपए का खर्चा ऐसे माल पे हुआ है जो अंत तक अधूरा पड़ा है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, वो मेरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पार्ट नहीं बन सकता। इस साल उसको हटाना पड़ेगा। लेकिन जो बेटा 31 मार्च को आपने अधूरा छोड़ा है, सबसे पहले 1 अप्रैल को उसी के ऊपर काम होगा। नेक्स्ट पीरियड में आपने बोला सर इस साल का तो खर्चा नहीं होगा क्योंकि ये माल अभी बिकने लायक नहीं है। जैसे ही बेटा आपने नेक्स्ट पीरियड में इसके ऊपर काम करना शुरू करा, आपने इसके ऊपर 10,000 का खर्चा और लगा दिया इस पीरियड का, नेक्स्ट ईयर के दौरान। अब आपका ये प्रोडक्ट कंप्लीट हो गया है, तो जो माल कंप्लीट हुआ है अप्रैल महीने के अंदर, उसकी टोटल कॉस्ट कितनी है? 10,000 या 30,000? 30,000 रुपए। 20,000 तो पिछले साल लगाए थे, लेकिन आपने पिछले साल की कॉस्ट में शामिल नहीं करे, आपने बोला हटाओ इसको क्योंकि माल कंप्लीट नहीं हुआ। अगले साल सबसे पहले उसी को कंप्लीट करेंगे। तो जो इस बार का क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है वो अगली बार के लिए क्या बनेगा? ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। और सबसे पहले उसी को कंप्लीट किया जाएगा। उसको कंप्लीट करते उसकी टोटल कॉस्ट कितनी लिखनी है? 30,000। तो 30,000 लिखने के लिए 20,000 ऐड भी तो करने पड़ेंगे। अगली बार का खर्चा कितना? 10,000 रुपए। ओपनिंग वाले का खर्चा कितना? 20,000। तो हमने बस क्या करना था, इस बार का जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है उसके खर्चों को अगले साल शिफ्ट करना है। ठीक है जी, इस साल से हटा दो, अगले साल में डाल दो। इसका मतलब जो भी आपके पास क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस होगा उसको तो हटा दिया जाएगा क्योंकि वो अभी अंत तक कंप्लीट नहीं हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। लेकिन जो भी इस बार का ओपनिंग आया होगा, सबसे पहले उसको कंप्लीट कर दिया होगा। जैसे ही कंप्लीट कर दिया होगा तो वो बिकने लायक हो गया होगा, वो मेरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पार्ट बनने के लायक है, तो बेटा हम उसको ऐड कर देंगे।
जैसे आपने बोला अगले साल 20,000 को ऐड कर देना ओपनिंग। क्या कहानी समझ में आ रही है बेटा? ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस ऐड हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस माइनस हो जाएगा। समझ में नहीं आया तो भी याद तो किया ही जा सकता, मैंने कोशिश तो करी। जो इस बार का क्लोजिंग 20,000 है, 31 मार्च को छोड़ के सो गया, 1 अप्रैल को मिलेगा नहीं मिलेगा? जो 31 करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए क्या है क्लोजिंग, वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए क्या बन जाएगा ओपनिंग। आपने बोला इस बार की कॉस्ट नहीं मानूंगा क्योंकि माल कंप्लीट नहीं हुआ, अगली बार कंप्लीट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगली बार की कॉस्ट माननी पड़ेगी। उसमें कुछ ना कुछ ओपनिंग मेरे पास आया होगा तो वो इस बार कंप्लीट हो गया होगा, मैं उसको इस बार की कॉस्ट में शामिल कर लूंगा। इस बार का जो क्लोजिंग होगा इस बार की कॉस्ट में से हट जाएगा, अगली बार की कॉस्ट में शामिल हो जाएगा। तो जो ओपनिंग वाला माल होता है ना, सबसे पहले उसको कंप्लीट कर लिया जाता है करंट ईयर के अंदर, तो वो इस बार की कॉस्ट में शामिल हो जाएगा। जैसे ही एडजस्टमेंट बेटा आप क्लोज करोगे आपके पास आएगा नेट फैक्ट्री कॉस्ट, यानी कि अब उस माल की कॉस्ट है बेटा जो माल कंप्लीट हो चुका है। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, ये समझने के लिए लिख रहा हूं, पेपर में नहीं लिखना, ताकि तुमको इसका मतलब पता चले कि ग्रॉस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर क्या निकला है। तो वो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है माल बनाने के लिए जो आपने खर्चा लगाया, लेकिन उसमें माल बना क्या नहीं बना वो भी तो देखना है। मैंने तो खर्चा लगाया, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट मतलब टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, आपने माल बनाने के लिए जो खर्चा लगाया लेकिन उसमें से कितने रुपए का माल बन गया, वो क्या है नेट फैक्ट्री जो कंप्लीट हो गया है। हाँ बिल्कुल, जो पिछले साल से क्लोजिंग होगा वो इस बार का ओपनिंग बन गया होगा, सबसे पहले कंप्लीट कर दिया होगा, जोड़ दिया मैंने 20,000 को। बेटा कितनी बातें समझ में आ गई? देखो समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सारी की हर जगह पर जो भी एडजस्टमेंट होगी, 3 टाइप का स्टॉक, रॉ मटेरियल, वर्किंग प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड, ओपनिंग वाला ऐड होता जाएगा, क्लोजिंग वाला माइनस होता जाएगा, तरीका ये। ठीक है, ओपनिंग ऐड, क्लोजिंग माइनस। कृतिका नींद आ रही है आज? भुजिया कौन कौन खाएगा? भुजिया सब खाएंगे सर। सब खाएंगे, ये क्या बात है, कोई पूछने की बात है? खा लेते हैं यार। क्या? हाँ तो भुजिया आएगी बेटा। आप मंगाओगे कि फिर सर? उमेश सर का पता नहीं मंगा रहे कि नहीं मंगा रहे, तो आप खा मैं तो मंगा रहा हूँ। ये भी सही आइडिया है, मैं उमेश सर को ही बोल देता हूँ। तुम कहीं मुझे इनडायरेक्ट आइडिया तो नहीं दे रहे? अच्छे सर। हाँ आगे चलते हैं बेटे। यस सर। वरना भी भाई अगर आने का मन नहीं था, मैं सुबह भी यही सोचती थी, मैं ज्यादा छुट्टी नहीं ले। हम आए इसलिए कुछ खाने भुजिया मिली। चलो पर अब मैं से डाल देता हूं, चलो ऑर्डर कर रहे हैं। मैं जोमेटो बोल रहा हूँ भाई। बेसर को मैं से डाल कुछ नहीं रहता। आने इंतजाम कर ले, फिटाई रहेगा। आलू को मुझे कुछ फिटाई में कुछ चलो बेटा आधा फॉर्मेट हो गया, यही खाना और क्या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का एक ही तो लिखा है, इनडायरेक्ट के अंदर अभी कौन कौन से और खर्चे डालने, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग वगैरह है ना। 60% हो गया लगभग फॉर्मेट। अब आगे चलो, ये उस माल की कॉस्ट आ चुकी है जो फैक्ट्री से निकल चुका है। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? तुमको क्लास से बाहर निकलना है, क्या माल तो फैक्ट्री से निकल चुका है। देखो बेटा ये उस माल की कॉस्ट आ चुकी है जो फैक्ट्री से निकल चुका है, यानी कि कंप्लीट हो गया था, हमने फैक्ट्री से बाहर भेजा, फैक्ट्री से बाहर पता कहां जाएगा, वेयर हाउस, वेयर हाउस में जाएगा। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए इसको थोड़े से और खर्चों का सामना करना पड़ेगा। अभी इसमें बेटा हम कुछ खर्चे ऐड करेंगे, 4 खर्चे ऐड, 1 माइनस। सर कौन कौन से खर्चे ऐड करने, बेटा ध्यान से सुनना। बेटा आपका जो कॉस्ट शीट का फॉर्मेट है वो 2019 में चेंज हो गया है, यानी कि आज से 5 साल पहले ओरिजिनल जो फॉर्मेट होता था वो अलग होता था। उसके बाद हमारे कोस्ट अकाउंटिंग जो इंस्टीट्यूट है, सीएमए, कोस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंस्टीट्यूट, उसने कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो इशू करता है। हमारे जो इंस्टीट्यूट है बेटा वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करता है, सीएमए इंस्टीट्यूट कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करता है। तो कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1 में बड़ी सारी चीजों की डेफिनेशन बताई गई, जिसके अंदर आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट लिखा होता है। तो कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1 है
जिसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की डेफिनेशन बताई गई। सर फिर मेरे को लिख के पकड़ गया ये मेरी फोटो खींच रहा है। इसने ठंडा ही बोला ना, इसलिए फ्री होगा। रिकॉर्डिंग चल रहा है तो क्या होगा, ठंडा ही। चलो क्लास के नंबर पे क्या बात कर रहे थे मैं भूल गया। हाँ, तो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो होते हैं बेटा, वो सीएमए इंस्टीट्यूट इशू करता है। और कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1 में कुछ डेफिनेशंस लिखी गई है, डिफाइन किया गया है कौन से खर्चे के अंदर क्या क्या अमाउंट इंक्लूड करना है। तो वहां पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को डिफाइन किया गया था। जो ओल्ड फॉर्मेट था वो उसी डेफिनेशन के हिसाब से था। अब उन्होंने डेफिनेशन चेंज कर कुछ चीजों को डिफाइन करके उसके अंदर ऐड किया गया। पहले भी वो खर्चे होते थे, ऐसे थोड़ी की डेफिनेशन बदलने से खर्चे लगने लग गए। खर्चे तो पहले भी लगते थे। तो वो जो सारे खर्चे होते थे वो फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट बना के रिकॉर्ड कर दिए जाते थे, अलग से लिखने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन अब उन्होंने डेफिनेशन में स्पेसिफिकली उनको मेंशन किया है, इसीलिए आपको वो सारे खर्चे यहाँ पर अलग से चमकाने पड़ेंगे। बस इतना सा काम हुआ है। इसके अलावा एक कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 18 हो रहा है, जिसके अंदर हम बात करते हैं फाइनेंशियल कॉस्ट की। ओल्ड फॉर्मेट के अंदर, ओल्ड कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर कभी भी हम इंटरेस्ट का खर्चा रिकॉर्ड नहीं करते। ठीक है, तो उन्होंने अब फाइनेंशियल कॉस्टिंग के लिए भी एक नया कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू कर दिया, जिसकी वजह से अब आपकी कॉस्ट शीट के अंदर फाइनेंशियल कॉस्ट भी आने लग गई। पहले वो सारे नहीं आते थे खर्चे, तो इसीलिए फॉर्मेट बदल गया है। और मजे की बात यह कि जैसे ही उन्होंने स्टैंडर्ड चेंज करा अपना, ICAI यानी कि हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने फटाफट अपनी बुक के अंदर रिवाइज फॉर्मेट दे दिया उसी साल। और आज तक 5 साल बाद तक भी CMA इंस्टीट्यूट ने अपनी बुक के अंदर वो फॉर्मेट चेंज नहीं किया। जिसने स्टैंडर्ड चेंज किया है उसने फॉर्मेट पुराना ही रखा हुआ अभी। तो अभी हम जो कर रहे हैं बेटा, वो कौन से वाला फॉर्मेट है, ये मैं तुम्हारे को ज्ञान नहीं वाला क्यों दिया, क्योंकि तुम्हारे कोई ना कोई दोस्त CMA वाले भी होंगे। ठीक है, गलती से तुम उनको कुछ समझाने लगे, बोले ऐसे थोड़ी होता है, बोलते भाई तेरे लिए नहीं होता, हमारे लिए होता है। अब ऐसे ही होता है। तो 5 खर्चे आपको कौन से अलग से ऐड करने हैं बेटा, उनको लिख देते हैं यहां पर हम। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन की जगह बेटा आप लिखो क्वालिटी कंट्रोल। तो बेटा रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्वालिटी कंट्रोल, प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन। ओल्ड स्टैंडर्ड्स में एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को कभी भी 2 हिस्सों में बांटा ही नहीं गया था, रिलेटेड टू प्रोडक्शन, नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन। वहां पर सीधा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड होते थे, टोटल एक साथ ऐड होते थे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में। लेकिन अब नया स्टैंडर्ड बोलता है कि एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को आपको 2 हिस्सों में क्लासिफाई करना है, रिलेटेड टू प्रोडक्शन अलग करो, नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन अलग करो। तो जो रिलेटेड टू प्रोडक्शन है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट बनेंगे, जो रिलेटेड टू प्रोडक्शन नहीं है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट नहीं बनेंगे। ठीक है जी, ये सारे खर्चे बेटा आपको ऐड करने हैं। और एक चीज माइनस करनी है, माइनस करना है बेटा आपने क्या, सेल प्रोसीड्स ऑफ स्क्रैप। तो अगर कुछ स्क्रैप बन गया है, आप माल बना रहे थे, माल बनाते बनाते जब प्रोडक्शन कंप्लीट है तो आपने देखा अरे ये क्या बन गया, ये तो बनना ही नहीं चाहिए था, डिफेक्टिव माल बन गया है, ठीक है, स्क्रैप बन गया है। तो वो स्क्रैप को हम बेच सकते हैं। स्क्रैप को हम बेटा आपने प्रोडक्शन करने के लिए खर्चे करे, मटेरियल लगा दिया, लेबर लगा दिया, फैक्ट्री ओवर लगा दी, सारे खर्चे लगा दिए। खर्चे करने के बाद पता चला 100 यूनिट खराब बनी है, सब स्टैंडर्ड माल है, ए ग्रेड मटेरियल ही नहीं है, इसको तो सेल में बेचना पड़ेगा या स्क्रैप डीलर लेकर के जाएगा। तो जब स्क्रैप डीलर उस माल को लेकर के जाएगा तो कुछ ना कुछ पैसे देगा कि नहीं देगा। आपने मान लो टोटल प्रोडक्शन के अंदर 20 लाख रुपए का खर्चा कर दिया, और 20 लाख रुपए के खर्चे के बाद आपको 2000 रुपए स्क्रैप डीलर दे गया, तो 2000 रुपए से मेरी कॉस्ट कम हो जाएगी। इसीलिए आपको बेटा यहाँ पर मैंने हमने क्या लिखा है, सेल प्रोसीड्स ऑफ स्क्रैप। सर इस माल को बनाने में जो खर्चा होगा क्या वो नुकसान नहीं हुआ, हुआ है, लेकिन वो नुकसान आपने ऑलरेडी ऐड तो कर रखा है इन सारे खर्चों के अंदर। नुकसान करने के लिए अलग से खर्चा थोड़ी लगाते हो, ये माल बनाने के लिए, ये नुकसान करने के लिए, ऐसे लगाते हैं क्या। जो टोटल खर्चा किया है उसी में माल भी बन गया, उसी में कुछ नुकसान भी हो गया। सर मतलब ये जो है ये नॉर्मल
नॉर्मल, हाँ अब नॉर्मल कभी भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट नहीं बनता ना बेटा, कोई भी अब नॉर्मल आइटम वो बाय प्रोडक्ट होता है बेटा, वो अलग, वो हमारे पास आएगा प्रोसेस कॉस्टिंग, वो इसके अंदर बाय प्रोडक्ट, मतलब कॉस्ट शीट अगर बनाओगे तो बाय प्रोडक्ट आएगा तो वो भी स्क्रैप की तरह बिकेगा। हाँ यही कोई जाएगा बिल्कुल, उससे आपकी टोटल कॉस्ट रिकवर हो रही है। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ इस चैप्टर में हम कवर नहीं करेंगे, हम कवर करेंगे उसको प्रोसेस कॉस्टिंग के साथ। स्क्रैप वाले की उसकी कॉस्ट नहीं ढूंढते हम अलग से। देखो जो स्क्रैप होता है ना वो दो तरीके का होता है, एक होता है नॉर्मल, एक होता है अबनॉर्मल। नॉर्मल वो होता है जो आपका प्री एस्टिमेट है, मुझे पता है कि मेरा प्रोसेस ही इस तरीके का है कि जितना भी माल इसको बनाने में मैं लगाऊंगा उसमें से 5% लॉस होगा ही होगा, मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है ऐसा। तो मैंने अगर 1000 यूनिट के ऊपर प्रोडक्शन शुरू करी तो मुझे पता है कि 5% के हिसाब से 50 यूनिटें खराब होना है, तो जो 50 की जो वैल्यू होगी वो तो यहाँ पर आ जाएगी। लेकिन मान लो गलती से 50 की जगह 70 खराब होगी, क्योंकि 50 तो आपने सोची ही नहीं ना, एक्चुअल में तो अलग भी हो सकता है। मान लो एक्चुअल में 70 यूनिट खराब हो गई, तो जो 20 यूनिट एक्स्ट्रा खराब हुई है वो कौन से वाला लॉस है? अनएक्सपेक्टेड, एक्सीडेंटल, अब नॉर्मल का ट्रीटमेंट क्या होता है? उसकी कॉस्ट को हटाना पड़ेगा, वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट कभी भी नहीं बनेगा, वो कहां पर जाता है? कॉस्टिंग पीएनएल, पूरी कॉस्ट अकाउंट में एक ही जगह है उसकी, अब नॉर्मल आइटम की एक ही जगह पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग में। कौन सी जगह है बेटा? कॉस्टिंग पीएनएल। जब भी अब नॉर्मल आइटम मिले उसकी कॉस्ट को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से हटा दो, तो अब नॉर्मल जो लॉस होता है उसकी कॉस्ट आइडेंटिफाई की जाती है ताकि उसको टोटल कॉस्ट में से हटा के कॉस्टिंग पीएनएल में भेज दिया जाए। लेकिन जो नॉर्मल लॉस होता है ना उसकी कॉस्ट नहीं ढूंढी जाती, उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट बने रहने दिया जाता है। समझने पे ध्यान नहीं लगा रहा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं ये बात। उसके बाद भी मैंने कुछ बोला नॉर्मल को कि नॉर्मल लॉस की कॉस्ट आइडेंटिफाई करनी ही नहीं है, इसमें एलोकेट नहीं जाती, इसी में ही ऑलरेडी जुड़ी रहेगी, और बस वो बिक गया तो उससे कुछ ना कुछ पैसे मिल जाएंगे, जैसे ही पैसे मिल जाएंगे उसको इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, अब सर ये हमारे पास क्या आएगा बेटा? ये हमारे पास आ जाएगा इन सारी एडजस्टमेंट के बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो माल कंप्लीट हो गया है, प्रोड्यूस हो गया है, वेयर हाउस में चला गया है, उसकी टोटल कॉस्ट ये है। लेकिन इस टोटल कॉस्ट तक पहुंचने के लिए आपने एक ये खर्चा भी लगाया है, प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट। तो अगर बेटा पैकिंग कॉस्ट के आगे प्राइमरी लिखना पड़ रहा है इसका मतलब सेकेंडरी भी होगा, है कि नहीं? तो सिर्फ पैकिंग कॉस्ट लिख देते। तो हम जो पैकिंग कॉस्ट होती है बेटा उसको दो हिस्सों में क्लासिफाई कर सकते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी पैकिंग वो होती है प्राइमरी पैकिंग होती है जिसके बिना गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना, बेचना पॉसिबल ही नहीं है, वो उसके लिए एसेंशियल है। क्या है? एसेंशियल है, उसके बिना आप माल को ना ट्रांसपोर्ट कर पाओगे, ना ही आप उसको बेच पाओगे, ना ही आप उसको स्टोर कर पाओगे, तो वो उसके लिए एसेंशियल हो जाते हैं। तो जो पैकिंग एसेंशियल है वो कौन सी पैकिंग होती है? प्राइमरी। और एक पैकिंग होती है सेकेंडरी, नहीं वो भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी जो नेसेसरी है वो भी प्राइमरी पैकिंग का ही पार्ट होता है। यस, कितने भी बड़े कार्टून हो, क्या वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए नेसेसरी है? यस, तो फिर वो प्राइमरी का ही पार्ट है। सर फिर सेकेंडरी क्या होता है? अब सुनो, सेकेंडरी तो तू जितनी भी पैकिंग तुम्हारे दिमाग में आ रही ना वो सब प्राइमरी है। अब सुनो, सेकेंडरी कौन सी होती है बेटा? सेकेंडरी पैकिंग वो होती है गुड्स की, अरे बता तो रहा हूं, सेकेंडरी पैकिंग वो होती है बेटा जो गुड्स की सेल को प्रमोट करने के काम आती है। जब आप टीवी में ऐड देखते हो किसी नए प्रोडक्ट के बारे में, पुराना प्रोडक्ट भी चल रहा होता है, तो वो लिखते हैं अब नए आकर्षक पैक में उपलब्ध, सुना है? हाँ सर, अब नए आकर्षक पैक में, मतलब मैंने पैक यूज करना है, मैंने प्रोडक्ट यूज करना है, आकर्षक पैक का मैंने क्या करना है। लेकिन फिर भी वो क्या लिखेंगे? अब नए आकर्षक, तुम देखना कोई ना कोई ऐड बड़ी सारी मिल जाएगी तुम्हारे को अभी भी टीवी के अंदर, अवेलेबल इन न्यू अट्रैक्टिव पैकेजिंग। अट्रैक्टिव पैकेजिंग का मतलब क्या? आपको अट्रैक्ट करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, पंखा, पंखे के ऊपर कुछ है भी नहीं, लेकिन पंखा छोटे भीम के बॉक्स में, मेरे बेटे को वही पंखा चाहिए। टूथपेस्ट आ रहा है मोटू पतलू वाला, कैलॉग्स आते हैं वो,
चोकोस, स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन वो क्या है, वो कौन सी पैकिंग लग रही है तुम्हारे? वो अट्रैक्टिव पैकिंग है। ये पैकिंग का काम क्या है? कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना, ठीक है ना। तो जो पैकेजिंग एक्स्ट्रा होती है, तुमको अगर मैं याद दे रहा हूँ, तुमने शायद देखी नहीं होगी, एक ऐड आती थी करीना कपूर की विवेल शॉप की, ठीक है, तुमको ऐड नहीं याद? ऐड मैं बताता हूँ कैसे थी वो। उस ऐड को लगभग 20-22 सेकंड की लगभग ऐड है, ये शायद 28 सेकंड की। उसमें 90% जो टाइम डिवोट किया गया है वो प्रोडक्ट पे है ही नहीं, वो पैकिंग पे है। तो करीना कपूर वहां पे साबुन लेकर के आती है डब्बे में, और वो डब्बा कैसे खुलता है, वो जैसे एक बॉक्स है और बॉक्स के ऊपर वो पॉलिथीन वाला पाउच है, और उसके वो पाउच आपको ऐसे फाड़ने के लिए स्ट्रगल नहीं करना, उसके ऊपर एक रिबन सा बना हुआ है। अब वो आपको समझा रही है कि पैकिंग खोलनी कैसे। पैकेट उठाओ, ऐसे इसको आराम से खोलो, सर आप दिखा दो। हाँ सर दिखा दो, ऐसे हम चला एक तो वो पैकिंग वहां पे ऐसे खोल के दिखा रही है, फिर वो प्लास्टिक वाला रैपर हट रहा है, फिर उसके अंदर साबुन का वो बॉक्स भी नॉर्मल बॉक्स नहीं है जैसे तेरे रैपर फाड़ के आपने सोप निकाल लेना, ना ना, वो डब्बा है पूरा एकदम डिजाइनर, उसको ऐसे खोलना दो तरफ से, और बीच में से फिर वो साबुन प्रकट होता है, फिर वो ऐड खत्म हो जाती है। वो कौन सी पैकिंग, वो किस चीज की ऐड कर रहे हैं? वो प्रोडक्ट की पैकिंग की ऐड कर रहे हैं पूरी, ठीक है। लेट मी चेक क्या वो ऐड अवेलेबल है या नहीं है। सर यूट्यूब पे तो सब है सर, क्या बात है। ऐड है बेटा कौन सी वाली? विवेल लग्जरी क्रीम सोप, इस नाम से सर्च करूंगी, जो भी है। तो हो गए लगभग 12-13 साल तो हो गए इसके, 13 साल हो गए। चलो अब उस ऐड में कितने सेकंड की ऐड थी? 22 सेकंड की ऐड थी ना, लास्ट के 4 सेकंड में साबुन है। अच्छा जी, और भी बड़ी सारी ऐड होगी, कोई ना कोई ऐड में घर पे अगर तुम्हारे को नजर आ जाए ना, अब नए आकर्षक पैक में उपलब्ध, उसी टाइम रोक के घर वालों को क्या बताना है ये कौन सी पैकिंग है, ये तुम्हारे को जाल में फंसाने के लिए की जा रही है बस। आओ बेटा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लिए वो सेकेंडरी पैकिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का खर्चा है। तो जो सेकेंडरी पैकिंग होती है वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आएगी, और जो प्राइमरी पैकिंग है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट मानी जाएगी। ओके, आगे चलते हैं बेटा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये उस माल की कॉस्ट है जो माल आपने टोटल बनाया है, टोटल कंप्लीट कर दिया है, लेकिन क्या ये माल बिक भी गया है? तो बेटा प्रॉफिट ढूंढने के लिए तो आपको सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करनी पड़ती है, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थोड़ी करनी है। क्या करना पड़ेगा? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो सोल्ड तक पहुंचने के लिए आपको उस माल की कॉस्ट है जो माल बिक गया, जबकि ये उस माल की कॉस्ट है जो माल बन गया। तो अगर मान लो आपने 10 लाख रुपए का माल बनाया है, 2 लाख रुपए का माल आपके पास पहले से पड़ा है फिनिश्ड गुड्स, हो सकता है कि नहीं हो सकता? टोटल कितना माल हो गया? 12 लाख। इसमें से 1 लाख रुपए का माल अंत में बचा हुआ है, 12 लाख में से 1 लाख का माल ईयर एंड में बचा हुआ है, इसका मतलब बाकी का 11 लाख का माल बेच दिया होगा, तो वो आ जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड करना पड़ेगा और लेस करना पड़ेगा। तो बेटा हम लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, और ऐड करेंगे बेटा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो बेटा 10 लाख का माल आपने बनाया, 2 लाख का पहले से पड़ा है, तो इसको ऐड करके हमारे पास क्या आ जाएगा? अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दिया क्या? नहीं करना भी, रुको बीच में एक टर्म और बताता हूँ, बीच में एक मीनिंग और बता, एक लाइन और बता, बाद में नोट में लिख लो बेसिक से इसको। बेटा जैसे ही आप ओपनिंग को इसमें ऐड करोगे, आपने 10 लाख का माल बनाया, 2 लाख रुपए का पहले से पड़ा हुआ है, टोटल माल कितने का हो गया? 12 लाख। ये जो 12 लाख को है ना, इसका भी एक नाम है, इस 12 लाख को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, मतलब कि 10 लाख का माल बनाया, 2 लाख का पहले से बना, तो बिकने लायक टोटल माल आपके पास 12 लाख का हो गया। इसमें से कुछ माल बच गया तो उसको हटा दो सर, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स इसमें से हटा देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा बेटा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस ओपनिंग इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, माइनस में क्लोजिंग कर देंगे तो कहां पर पहुंच जाएंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे। बेटा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद अब कुछ और खर्चे ऐड करेंगे, बस ये लास्ट स्टेप है, उसके बाद हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी बेटा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद
बेटा एडमिनिस्ट्रेशन के वो खर्चे जो रिलेटेड टू प्रोडक्शन नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, अब नोटिंग से पहले ध्यान से समझो बेटा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, सेलिंग के खर्चे वो होते हैं, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है, आप कंबाइन करके एक ही हेडिंग के नीचे लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बट आप समझो उनको अलग अलग। सेलिंग के खर्चे वो होते हैं जो आपकी सेल को प्रमोट करने के काम आते हैं, जो सेल्स को प्रमोट करने के काम आते हैं, जबकि डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे वो होते हैं बेटा जो माल को कस्टमर तक या आपके डीलर तक या आपके वेयर हाउस तक पहुंचाने के काम आते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करें। बेटा जो स्टोर होता है जहाँ पे कच्चा माल रखते हैं, देखो काम दोनों का एक है, माल मेंटेन करना, बट जहां पर हम कच्चा माल रखते हैं उसको हम जनरली स्टोर बोलते हैं, जहां पर आप फिनिश गुड्स रखते हैं उसको हम जनरली वेयर हाउस बोलते हैं। वो तो कैरेज इनवर्ड था, वो कच्चे माल को मंगाने का खर्चा था, अब इस माल को आगे बेचने के लिए भेजा जा रहा है, वो डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा हो गया। तो एक कैरेज इनवर्ड का हो गया, एक कैरेज आउटवर्ड का पार्ट हो गया, ठीक है। तो कैरेज आउटवर्ड डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग का खर्चा वो होता है जो सेल को प्रमोट करता है, जैसे आपने बेटा एडवर्टीजमेंट का खर्चा किया, वो सेल को प्रमोट करेंगे। आपने बेटा अपने जो डीलर हैं, जो आपके सप्लायर हैं, जो भी मतलब आपके फर्स्ट स्टेज डीलर हैं, उनको आपने कमीशन ऑफर किया है, सेल्स कमीशन, कि हमारा माल बिकवाओगे 10% कमीशन देंगे। मान लो बेटा बड़े सारे ब्रांड है, आप एसी बनाते हो, एसी के अंदर बेटा ओ जनरल है, हिताची है, वोल्टास है, बड़े सारे ब्लू स्टार है, सैमसंग एलजी सारे बेच रहे हैं। अब एक दुकानदार के पास सारे एसी अवेलेबल है, वो पहले आपका एसी बेचे, इस बात की क्या गारंटी? कस्टमर आया, वो कस्टमर को जो एसी समझा देगा, कस्टमर तो उस एग्जीक्यूटिव की बातों पर भरोसा करेगा जो एग्जीक्यूटिव, भाई साहब मेरे एक्सपीरियंस में इनकी ना कंप्लेंट आती है, इसकी कोई कंप्लेंट नहीं आती, काम खत्म, कस्टमर काम हो चुका है। अब कस्टमर ने वही वाला माल खरीदा जहां पर उसको बताया सर इसके अंदर कोई कंप्लेंट आज तक नहीं है, इनकी कंप्लेंट आती है। वो ऐसा क्यों बोल रहा है दुकानदार, जब वो सारे माल बेच रहा है और उसके हिसाब से सर सबसे अच्छा यही है, तो भाई यही बेच रहा, बाकी चार क्यों बेच रहा है? फिर तो क्यों बेच रहा है वो? कमीशन। वो जो बोल रहा है ना ये सबसे बढ़िया प्रोडक्ट है, उसने पूरी लाइन नहीं बोली मेरे लिए, ये सबसे बढ़िया प्रोडक्ट है, साइलेंट है, मेरा कमीशन इसमें बेस्ट है। तो जब उसका कमीशन बेटर होगा तो वो आपके प्रोडक्ट को पहले बेचने की कोशिश करेगा, जिससे आपकी सेल प्रमोट होगी। समझ में आती है बात? तो सेल्स कमीशन जो है वो सेलिंग का खर्चा है। इसके अलावा हमने बेटा पढ़ा था 11वीं कक्षा के अंदर से ही, डिस्काउंट दो प्रकार के होते हैं, कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट, और हमने अपने फाइनेंशियल अकाउंट के अंदर कैश डिस्काउंट की एंट्री करना सीखा हुआ है, और ट्रेड डिस्काउंट को खत्म कर देते हैं, नेट कर देते हैं, कोई अलग से एंट्री पास नहीं करते। लेकिन सेल्स के ऊपर जो डिस्काउंट होता है बेटा, कॉस्ट अकाउंट में क्या होगा, जो आप ट्रेड डिस्काउंट देखते हो, आप मॉल में गए वहां पे लिखा हुआ कोई ब्रांड पकड़ लिया आपने, ज़ारा, वहां पे देखा 50% ऑफ लिखा, 50% ऑफ, उस बोर्ड का काम बस इतना ही था कि तुमको अंदर बुला ले, 8,000 वाला माल 4,000 में मिलेगा, 50% सबके लिए अवेलेबल। क्या ये सेल प्रमोट करने में हेल्प करता है कि नहीं करता? हाँ करता है। ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट आपके सेलिंग एक्सपेंसेस का खर्चा है, ये डिस्काउंट वो जो सेल को प्रमोट करने के लिए दिया गया है, ट्रेड डिस्काउंट, ये कंपनी वाले मैन्युफैक्चरर आपको दे रहा है। दूसरा डिस्काउंट होता है जो कस्टमर जबरदस्ती ले लेता है, नहीं देता पैसे, जो करना है कर ले। ट्रैवलिंग का खर्चा भी बेटा आपने यहीं पे लेना, आप उसको मार्केटिंग मान के चलोगे। अगर कभी कैटेगराइज करना पड़े, हालांकि क्वेश्चन में कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं बेटा, जब आप कोस्ट शीट बनाओगे तो सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे एक साथ लिखे जाएंगे लाइन से, वहां पे क्लासीफाई नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर कभी क्लासिफिकेशन मांग ली तो स्पेशल क्वेश्चन आ गया, सेलिंग का है डिस्ट्रीब्यूशन का, जैसे हमारी बुक के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 में ही क्लासिफिकेशन मांगी, तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो क्लासिफिकेशन करोगे, सेलिंग का खर्चा ध्यान से सोचना है कि वो सेल को प्रमोट करने के लिए हो, और डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा वो होता है जो माल को कस्टमर तक या फिर डीलर तक पहुंचाने के काम है। जैसे डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चों में आप क्या लिखोगे बेटा, कैरिज आउटवर्ड, डिलीवरी वैन हो सकता है बेटा आपकी खुद की हो, तो उसके खर्चे, तो डिलीवरी वैन का इंश्योरेंस, डिलीवरी वैन का फ्यूल, डिलीवरी वैन के ड्राइवर के खर्चे, सब कुछ डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस। या फिर बेटा वेयर हाउस के खर्चे, वेयर हाउस क्या होता है सर? जहां पर हम फिनिश गुड्स को स्टोर करते हैं बेटा, मान लो हमारे पास प्लांट है टाटा टी का, और हमने इसको लगा रखा है केरला के मुन्नार में,
और मुझे चाय चाहिए यहाँ पर गुड़गांव में, अब मैं दुकानदार के पास जाऊंगा, भाई साहब एक चाय का पैकेट दे दो, क्या वो मुन्नार फोन करेगा? क्या वहां से माल आएगा? नहीं सर। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए सर? मुन्नार से जो चाय बन रही है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बेशक से वहां पर है, उससे बेटा वो इंडिया के अंदर अलग अलग कोनों पे स्टोर करवाएंगे माल को। ठीक है जी, अलग अलग लोकेशन पर आपने पूरे इंडिया के अंदर क्या बना दिया, अपने वेयर हाउस बना दिए, जहां ताकि आप उस पूरे एरिया को कवर कर सको। मान लो आपने पूरे इंडिया के अंदर 6 जगह पर वेयर हाउस बनाए, तो वो आपने रीजन बांट दिया कि भाई नॉर्थ इंडिया का जो वेयर हाउस है वो चंडीगढ़ में रहेगा, और चंडीगढ़ से पूरे इंडिया के अंदर हम बाकी के नॉर्थ इंडिया के अंदर हम सप्लाई करेंगे। तो मुन्नार से माल पहले कहाँ पे जाएगा? चंडीगढ़। चंडीगढ़ से इजी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो जो वेयर हाउस क्रिएट करने का जो प्रोसेस है वो इसलिए ताकि माल का इजी डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सके। इजी एंड टाइमली डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अलग अलग लोकेशन पर वेयर हाउस बनाए जाते हैं, अलग अलग लोकेशन पे प्लांट सेटअप नहीं किए जाते। प्लांट तो एक जगह जहाँ पे लगा दिया जहां पर फिजिबिलिटी है, जहां पर रॉ मटेरियल अवेलेबल है, जहां पर मेरे लिए फिजिबिलिटी रहेगी वहां पर मैं प्लांट सेटअप कर लूंगा। लेकिन अपनी जो वेयर हाउस होगी बेटा मैं अपने पैन इंडिया अलग अलग जगह पे अलग अलग रखूंगा ताकि डिस्ट्रीब्यूशन इजी हो सके। तो वेयर हाउस के जो भी खर्चे हैं, चाहे आपको वेयर हाउस की लाइटिंग मिले, वेयर हाउस का रेंट मिले, उसका इंश्योरेंस, उसका रिपेयर एंड मेंटेनेंस, उसकी गार्ड की सैलरी, सब कुछ यहीं पर आएगा। समझ में आ रही है बात? वेयर हाउस के खर्चे डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट क्यों है? वेयर हाउस बनाया है इसलिए, इजी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो ये सभी खर्चे बेटा आपने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेने हैं। इसके अलावा बेटा आखिरी में फिनेंशियल कॉस्ट जो पहले नहीं होती थी बेटा, फिनेंशियल कॉस्ट, ये कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो नया इंट्रोड्यूस हुआ है बेटा फिनेंशियल आइटम्स का, उसकी वजह से आपको ऐड करने पड़ रहे हैं। पहले ओल्ड फॉर्मेट के अंदर कोई फिनेंशियल कॉस्ट रिकॉर्ड नहीं होती। सर कौन कौन सी फिनेंशियल कॉस्ट के बारे में बात करें? केवल दो। कैश डिस्काउंट पहले नहीं आता था बेटा, क्योंकि कैश डिस्काउंट ना सेल से रिलेटेड ही नहीं है बेटा। आप एक दुकान में गए, आपने दुकानदार को बोला भाई साहब 10,000 का माल पैक कर दो, आपने 10,000 का माल पैक कर दिया, सेल हो गई। कह रहे 2 महीने का उधार देता हूं मैं। कितने महीने का उधार दे रहा है मुझे? 2 महीने का। मैं जाने लगा, कह रहे रुको, अगर आप अभी कभी पैसे दे दोगे तो मैं आपको 5% डिस्काउंट दे दूंगा। तो कैश डिस्काउंट जो हो रहा है वो सेल करने के लिए नहीं दिया जाता, वो तो ट्रेड डिस्काउंट होता है। सिर्फ फिनेंस फैसिलिटी अरेंज हो जाए, पैसा मेरा जल्दी रिकवर हो जाए, बैड डेट्स के चांसेस कम से कम हो जाए, इसके लिए आप कैश डिस्काउंट देते। तो कैश डिस्काउंट जो आप दे रहे हो वो सेल करने के लिए नहीं दे रहे, पैसे की कलेक्शन के लिए दे रहे, तो वो सेल से रिलेटेड नहीं होता, इसलिए उसको फाइनेंशियल कॉस्ट बोलते हैं। दूसरा, कैश डिस्काउंट के साथ बेटा एक खर्चा जो आपने लेना है वो है इंटरेस्ट ऑन लोन, बोरोइंग, डिवेंचर। लोन का मतलब हर प्रकार की डेट। सर अगर सवाल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखो तो वो भी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? नहीं आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं आएगा, मिलेगा सवालों में। लेकिन हम तो सिर्फ कौन से वाला इंटरेस्ट ले रहे हैं? इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, चाहे वो डेट है, मतलब चाहे वो डिवेंचर है, चाहे वो बॉन्ड्स है, चाहे वो कोई बैंक लोन है, कुछ भी है, बोरोइंग का इंटरेस्ट आपको कंसीडर करना है। दूसरा कोई कैपिटल का इंटरेस्ट आपको कंसीडर नहीं करना। तो आपने बोला हाँ टाइम पढ़ाओ क्लास होने वाली है। फॉर्मेट को आधा छोड़ दो बीच में, ऐड दिखाइए बीच में इतनी देर को। ओ सर ऐड 22 मिनट की ढूंढने की तो तुमने 2-4 मिनट लगाए थे। तो कोई नहीं बोलो मतलब अच्छा है कितना बचा है? बस खत्म है बेटा। अब टोटल कॉस्ट आ देख, नहीं 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 खत्म है, देख कितना कितनी लाइन डाल रहा हूँ खुद ही देख ले बस। जस्ट लाइन किस जा रहा है? ये देखो यहाँ से बस यहाँ पे अरे इतना बड़ा फॉर्मेट होगा इसका? पेपर में थोड़ी आ जाएगा सारा सही है बेटा। ये फॉर्मेट है ना, इसके अंदर आइटम्स लिखी हुई है आपने, पेपर में सारी आइटम थोड़ी मिल जाएंगी हर सवाल में। चलो, तो बेटा ये हमारे पास आ गई अब फिनेंशियल कॉस्ट ऐड करने के बाद टोटल कॉस्ट। इसको बोलते हैं बेटा टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स। माल बेचने तक का टोटल खर्चा, माल बनाने तक का टोटल खर्चा बेटा ऊपर था, जो माल बिक गया उसकी प्रोडक्शन की उसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फिर बेचने के लिए जो और सारे खर्चे करे एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के वो भी ऐड करते तो हमारे पास आ गई टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स। और अब बस इसको सेल से कंपेयर करना है भाई, खत्म हो गया फॉर्मेट। क्या है इसमें? और बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा आपके पास, प्रॉफिट, खत्म।
प्रॉफिट दे रखा होगा तो ऐड करके सेल्स आ जाएगी। कुछ नहीं करा बेटा, बैलेंस शीट है। अगर प्रॉफिट दे रखा होगा तो कॉस्ट ऑफ सेल में प्रॉफिट ऐड करके सेल आ जाएगी। सेल दे रखा, लॉस भी आ सकता है, आ सकता है, आ सकता है। नेट इनकम पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। अपना लाएंगे। एक पेज फॉर्मेट नोट हो गया बेटा, चलो आगे नोट्स लिखेंगे बेटा। नोट्स किसने बैक कर, ये तो रुकिए, देखो ये चल रही रिकॉर्डिंग। थोड़ा नोट्स हाँ बेटा नोट्स लिखेंगे। सर आपने का क्लास में अरे मैं झूठ बोलता हूँ यार, तुमको नहीं पता, इनको अफसोस है। वो तो रात से सीधे वीडियो करेंगे। हाँ जी बेटा, नोट नंबर 1 बेटा पढ़े। पहला नोट बेटा, following items shall be disregarded while preparing cost sheet. Following items shall be disregarded while preparing cost sheet. तो बेटा कुछ आइटम्स ऐसी हैं जो कोस्ट शीट बनाते समय आप यूज नहीं करोगे। सर वो कौन कौन सी चीजें? हाँ जी बेटा, इनकम टैक्स, डोनेशन एंड डिविडेंड। कुछ परचेजेस होते हैं, हम उसे एडवर्टाइजमेंट शुरू करने के लिए तो प्रमोशन में आएगा, सेल सेलिंग एक्सपेंस बिल्कुल वो एडवर्टाइजमेंट में जुड़ जाएगा ना, वो सेलिंग एक्सपेंस में डालो अलग से। सैंपल डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा वो। पढ़ो, इनकम टैक्स, डोनेशन, डिविडेंड, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, गुडविल, रिटर्न ऑफ,
प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। तो बेटा अगर किसी एसेट को बेच के कोई प्रॉफिट और लॉस होता है, प्लांट आपने बेच दिया, 1 लाख वाला प्लांट 90,000 में बेच दिया, 10,000 का लॉस होता है, पीएनएल में डालते थे ना। फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर हम पीएनएल में लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट डालते हैं, प्रॉफिट भी डालते हैं, लेकिन कॉस्ट अकाउंट में नहीं डाल रहे हैं। उसका कोस्ट, उसका कोई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ सेल से कोई लेना देना नहीं है। पहले बेटा हम यहाँ पर 2 पॉइंट और लिखते थे, कैश डिस्काउंट और इंटरेस्ट, लेकिन अब हमने वो कैश डिस्काउंट और इंटरेस्ट कहाँ पर शामिल कर लिया, अपनी कॉस्ट शीट में ही डाल लिया है, तो डिसरिगार्ड करने के बारे में बात नहीं करेंगे। तो एक तो बेटा ये नोट हो गया कि कुछ आइटम आपको अपने कॉस्ट अकाउंट में लेनी ही नहीं है। इसके अलावा नोट नंबर 2, 4 बेटा कई बार सवाल में आपको अपने जो ओवरहेड्स होंगे यानी कि इनडायरेक्ट खर्चे पर यूनिट बेसिस पे मिलेंगे। जैसे अब्जॉर्प्शन रेट आपने पर यूनिट बेसिस पे निकाल लिया हो, आपने एस्टिमेट करा फैक्ट्री ओवरहेड 10 लाख रुपए के हैं, 1 लाख यूनिट बनाएंगे, पर यूनिट कितना हो गया 10 रुपए। अब क्वेश्चन में आपको पर यूनिट खर्चे दे रखे हैं, तो अगर आपको फैक्ट्री ओवरहेड पर यूनिट दे रखे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड पर यूनिट दे रखे हैं, सेलिंग के खर्चे भी पर यूनिट दे रखे हैं, तो आप उसको कितनी यूनिट से मल्टीप्लाई करोगे। अगर आपने 20,000 यूनिट बनाई है और 18,000 यूनिट बेची है, तो जो फैक्ट्री ओवरहेड्स है यानी कि ये वाले मैन्युफैक्चरिंग वाले खर्चे और एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे जो रिलेटेड टू प्रोडक्शन वाले हैं, ये दोनों खर्चे तो बेटा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से पहले लग रहे हैं, यानी कि हर उस माल पे लगेंगे जो भी प्रोड्यूस हुआ है, यानी कि 20,000। जबकि एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन वाले और सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन वाले जो खर्चे बेटा उस माल पे लगेंगे जो माल बिका है। तो अगर सवाल में बेटा आपको खर्चा पर यूनिट बेसिस पे नजर आ जाए ओवरहेड्स वाला, तो आप क्या करोगे बेटा, फैक्ट्री ओवरहेड्स और एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू प्रोडक्शन वाले खर्चे उस क्वांटिटी पे लगाओगे जो क्वांटिटी आपने प्रोड्यूस की, जबकि एडमिनिस्ट्रेशन नॉट रिलेटेड एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड उस क्वांटिटी पे लगेंगे जो क्वांटिटी आपने सेल की। ठीक है जी, लिखो इफ ओवरहेड्स आर given as per unit expense, then factory overheads and administration overheads related to production shall be applied on units produced, shall be applied on units produced, whereas administration overheads not related to production and selling and distribution overheads shall be applied on units sold। तो बेटा फैक्ट्री ओवरहेड्स एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड किस पे लगेंगे, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड पे, जबकि एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स नॉट रिलेटेड वाले और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाले किस पे अप्लाई करेंगे, यूनिट्स सोल्ड। यस, ये लो बेटा, और बताओ लिखूंगा बेटा, बाद में लिखूंगा, तुमको लगे छुट्टी हो गई बाद में लिखूंगा।
कीमती लाल, कौन सी छुट्टी हो जानी है इस वाली क्लास के बाद? क्लास है अगली भी। नोट नंबर 3, तो सारा टाइम पढ़ाता था आपने। मेरा टैलेंट है। ऋतिक को तो कर दे। ऋतिक, हाँ, मुझे मुझे अगर तुम 15 मिनट एक्स्ट्रा भी नहीं पढ़ सकते? इसके लिए बेचारे 1 घंटा बैठ आगे बेचारे। तीसरा पॉइंट, बेटा कई बारी सवाल में आपको सेल ऑफ स्क्रैप मिलेगा। सर वो तो आपने ऊपर बता ही दिया था, सेल ऑफ स्क्रैप मिला। तो अगर सेल ऑफ स्क्रैप मिलेगा बेटा, ये जो सेल ऑफ स्क्रैप है ये दो प्रकार का हो सकता है। हो सकता है प्रोडक्शन के दौरान स्क्रैप बना हो, या फिर हो सकता है कच्चा माल ही स्क्रैप हो गया हो, रॉ मटेरियल में से स्क्रैप निकल आया। ठीक है, जो कभी प्रोडक्शन प्रोसेस में गया ही नहीं। जैसे आपने बेटा कुछ मटेरियल खरीदा, वो स्टील के कंटेनर में आता है। ठीक है, आपने 5,000 रुपए का वो कंटेनर खरीदा, उसमें से मटेरियल यूज कर लिया, खाली कंटेनर 200 रुपए का बिक गया। क्या वो कंटेनर प्रोडक्शन प्रोसेस में कभी गया? क्या उसके ऊपर कोई लेबर फैक्ट्री ओवरहेड लगाई? नहीं, लेकिन उसको बेच के पैसा मिला कि नहीं मिला? अब आपने परचेज की कॉस्ट तो कितनी लिख ली थी? 5,000, लेकिन 200 रुपए का वो स्क्रैप बिक गया ना, तो उससे तो मटेरियल को, इसका मतलब कितने का रहेगा? 4,800 का मटेरियल यूज हुआ है। 5,000 का खरीदा, 200 का कंटेनर हो गया, बाकी का मटेरियल कितने का? 4,800। इसका मतलब जब अगर कोई आपको स्क्रैप मिले क्वेश्चन में मटेरियल का, तो इसका मतलब उससे मटेरियल की कॉस्ट ही कम कर लेनी है। 5,000 का माल आया, 200 का कंटेनर बिक गया, नेट कॉस्ट कितने की रहेगी? 4,800। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो अगर मटेरियल का ही स्क्रैप मिल जाए, तो उस स्क्रैप से जो बेच के पैसे आएंगे, वो पैसे आपने रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड की कैलकुलेशन में ही माइनस कर लेने, उससे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड की कॉस्ट कम हो जाएगी। शब्द समझ में आ रहे हैं? सर एक बार दोबारा से बताना, ध्यान ही नहीं है, ध्यान ही नहीं है सर, ध्यान ही नहीं है बच्चों का बेटा। आज इसका ध्यान। अच्छा लगा। सर मेरे को ना पता नहीं कैसे ऐसे लग रहे हैं, मेरे अंदर ना कोई शक्तियां आ गई हैं। अच्छा लगा। अब साथ पढ़। ऐसे करना होता है बेटा रोज। इस सीट पे रोज कोई ना कोई और बच्चा बैठेगा अगली क्लास में। सर मेरे को पीछे बैठ के अरे बहुत अच्छी बात है बेटा, बस यही तो पर्पस है। पीछे वाली दीवार पे टेक लगा के बैठो, खड़े होके पढ़ो, नीचे जमीन पे बैठ तो समझो, बस पर्पस है समझने का। हाँ जी, तो अगर स्क्रैप रॉ मटेरियल का मिल जाए, तो उसको बेच के जो पैसे मिलेंगे बेटा, वो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड की कॉस्ट को ही कम कर देंगे, तो यहीं पे ही माइनस हो जाएगा। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस में क्लोजिंग स्टॉक माइनस सेल ऑफ स्क्रैप, उससे कंज्यूम की कॉस्ट कम हो जाएगी। लेकिन अगर आपको जो स्क्रैप मिलता है वो प्रोडक्शन के दौरान या फिर प्रोडक्ट का स्क्रैप मिलता है, तो वो यहीं से माइनस होगा जहां से आपको सिखाया गया है सेल ऑफ स्क्रैप। ये रहा बेटा सबसे ऊपर, सेल ऑफ स्क्रैप। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से पहले नेट फैक्ट्री कॉस्ट के बाद आप उसको माइनस कर सकते हैं। तो नोट में क्या लिखेंगे? if there is sale of scrap, then sale proceeds, then बोल तो लिखते हैं। हाँ सर। बेटा ये जो कॉमा है ना, this is read as then, बोलो सर कितना नाम बोलते लिखते हैं। sale proceeds of sale of scrap from production। तो बेटा अगर स्क्रैप फ्रॉम प्रोडक्शन है तो कहां पे माइनस होगा? सेल प्रोसीड्स ऑफ स्क्रैप फ्रॉम प्रोडक्शन शैल बी, नहीं स्क्रैप फ्रॉम प्रोडक्शन है बेटा, डिडक्टेड फ्रॉम नेट फैक्ट्री कॉस्ट। whereas sale proceeds of scrap from material shall be deducted from raw material consumed। समझ में आ गई बातें? तो बेटा अगर कच्चे माल का स्क्रैप मिला
तो उसको रॉ मेटेरियल कंज्यूम में से माइनस कर लेना। और अगर बेटा प्रोडक्शन का स्क्रैप मिला तो उसको कहां से माइनस कर देना, नेट फैक्ट्री कॉस्ट में से। आखिरी नोट, चल रहा बताओ कौन सा लिखे आप, ये दिखता है क्या लिखने में? चला सकते हैं। वो चला सकते हैं, बोल्ड कर लेते हैं इसको थोड़े। अरे बोलूंगा भी तो सही। लास्ट नोट बेटा, कई बार इस सवाल में बेटा क्या होगा, आपके पास क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स तो होगा लेकिन उसकी वैल्यू नहीं होगी। सवाल में बेटा आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल गई, जरा यहाँ पर ध्यान से समझो। बेटा आपने बनाई 30,000 यूनिट्स, इसको बनाने की जो टोटल कॉस्ट आ गई बेटा, आ गई 1.5 लाख रुपए। तो आपने 30,000 यूनिट बनाई और 1.5 लाख रुपए की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पड़ी, तो एक यूनिट की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितने की होगी बेटा? 5 रुपए। कुछ ओपनिंग स्टॉक भी होगा, कुछ क्लोजिंग स्टॉक भी होगा। मान लेते हैं इस 30,000 यूनिट में से 2,000 यूनिट क्लोजिंग स्टॉक में पड़ी है। कितनी यूनिट क्लोजिंग स्टॉक में पड़ी है? 2,000। मंथन, कितनी यूनिट क्लोजिंग स्टॉक में? 2,000। तो 2,000 यूनिट क्लोजिंग स्टॉक में बची हुई है, उसकी वैल्यूएशन करनी है। बेटा देखो, जो माल ओपनिंग वाला होगा सबसे पहले पहले तो यही बिकेगा। अंत में जो बच जाएगा वो कौन से वाला होगा? जो इस बार बनाया है। जो इस बार माल बनाओगे बेटा, इसमें से ही बचेगा, ऐसा मान के चलेंगे। कौन सा मेथड? फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पुराना माल होगा पहले बिक जाएगा, जो नया माल इस बार बनाया वो अंत में बच जाएगा। तो अंत में बेटा अगर आपके पास कुछ मटेरियल बच गया है तो आप मान के चलोगे कि वो इस बार वाला माल है। तो इस बार वाले माल की कॉस्ट क्या आई है बेटा आपके पास? 5 रुपए। तो जो क्लोजिंग स्टॉक में 2,000 यूनिट बची होगी उसकी वैल्यूएशन भी इसी 5 रुपए पे करनी है। ऐसा कब करना है? जब सवाल साइलेंट हो। अगर क्वेश्चन ने खुद से अपनी कोई बात बता दी तो उसकी बात को बोलना ओके, हम ऐसा ही करेंगे। लेकिन अगर उसने कुछ नहीं बताया, क्वांटिटी बताई, वैल्यू नहीं बताई, तो आप करंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का रेट निकालोगे, उसी रेट पर क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू कर दोगे यूजिंग फीफो मेथड। नोट नंबर 4, unless the question provide otherwise, unless the question provide otherwise, closing stock of finished goods shall be valued at current cost of production, current cost of production using FIFO method. बेटा करंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर आप उसको वैल्यू कर दोगे यूजिंग FIFO मेथड। बिल्कुल, इसीलिए तो लिखवाया है, नहीं तो ओपनिंग का रेट भी सेम हो, एक बार का भी रेट सेम हो तो क्या फर्क पड़ेगा? ओपनिंग का रेट आया 10 रुपए, इस बार माल बनना है 12 में, तो क्लोजिंग स्टॉक किस पे वैल्यू करोगे? 12 में। लेकिन क्वेश्चन खुद से बोल सकता है जी एवरेज रेट लगाओ, तो ओपनिंग वाली वैल्यू, क्लोजिंग वाली, इस बार वाली वैल्यू सबको ऐड करना पड़ जाएगा। तो वो सवालों में देखेंगे। ठीक है जी। और अब लिख सकते हो तुम अरे मेरे को ड्राइंग भी आती है, मैं देख देख दोबारा बना दो। कोई दिक्कत नहीं यार, रिकॉर्डिंग। हैप्पी होली। कलर से पानी बना दो। अरे अभी बना देता हूँ, मतलब चिंता क्यों करो। रेड कलर, काला और सिल्वर सर। ओए होली खेलनी है, किसी को सजा थोड़ी देनी है। कोई कौन सा कलर हो? हरा। सिल्वर में। सबसे बढ़िया ऐसे इंटरव्यू बोलो रिकॉर्डिंग
ऐसे कर देंगे इसका आज तो मैंने गूगल भी लगा कर दी हो गया बात स्कूल में आते थे ये बात है तीन रहेगा क्या ठीक है बेटा, हैप्पी हो। सेम भी सेम